नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन का युद्ध, इतना छोटा युद्ध दुनिया के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो, और हुआ भी हो तो 4 दिन में इतना कुछ बदल जाए, ये आज से पहले या कम से कम 7 मई से पहले कोई कहता तो ये असंभव बात लगती है। आज वो संभव हो चुका है। पिछले एक वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तान आखिर सरेंडर करने के लिए या सीज़ फायर के लिए इतना आतुर क्यों था। सवाल ये भी है कि भारत ने क्यों सीज़ फायर के लिए हामी भरी, ये भी सवाल हम सब के मन में है। और उससे ज़्यादा पहले इस बात पर चर्चा करने या इस बारे में कोई निर्णय लेने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि 4 दिन में हमने क्या उपलब्धि हासिल की, और जो उपलब्धि है वो कम से कम अभी की स्थिति में कह सकते हैं भूतो न भविष्यति वाली है। इससे पहले न कभी उपलब्धि हासिल की थी, भविष्य में कभी कर पाएंगे इसके बारे में तो उम्मीद जता सकते हैं, लेकिन अभी कम से कम लगता है इतनी बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद जो है अब दूसरी उपलब्धि तो यही हो सकती है कि हम पाकिस्तान को पूरी तरह से समाप्त कर दें, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। अभी इन 4 दिनों की बात करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। मेरा मतलब है सीज़ फायर की स्थिति तक आए कैसे। आपको मालूम है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई, नरसंहार हुआ। भारत ने उसी समय कहा था कि इसका जवाब देंगे, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसी सज़ा देंगे कि जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तब उस समय जब नेता बोलते हैं तो हम सब लोगों को लगता है कि ये रेटरिक है, भाषणबाजी है, बढ़ चढ़कर बोलते ही है। इससे पहले भी तो इतने हमले हुए, आतंकवादी हमले हुए, संसद पर हमला हो गया, मुंबई पर हमला हुआ, तमाम तरह के हमले हुए, हर शहर में, भारत के लगभग हर बड़े शहर में हमले हुए। हमने क्या किया तो ये माना गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 11 साल में उरी का बदला उन्होंने लिया सर्जिकल स्ट्राइक से, उसके बाद पुलवामा का बदला लिया बालाकोट एयर स्ट्राइक से। तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था। इसलिए जब उन्होंने ये बात कही तो लोगों ने इस पर विश्वास किया, और जो विश्वास किया लोगों ने, उस विश्वास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरे उतरे। एक छोटा सा इरिटेंट है, उसकी भी बात करूंगा, क्यों हम सबके मन में एक थोड़ा निराशा का भाव आया, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन इन 4 दिनों में पहला, आपको मालूम है, अटैक किया भारत ने, जो जितने आतंकवादी ठिकाने थे, 9 ठिकाने, सबको नष्ट कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। जो भी था वो मारा गया, चाहे वहाँ आतंकवादी था या फिर पाकिस्तान की सेना का व्यक्ति था या कोई और था, सब मारे गए। ये पूरे पाकिस्तान का जो आतंकवादी तंत्र है, उसको जो चलाते हैं, उन लोगों को इसने हिला दिया। पाकिस्तान को गलतफहमी दशकों से है कि उसकी सेना बड़ी ताकतवर है, उसकी वायुसेना बहुत ताकतवर है, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है अब वो चीन और तुर्की की मदद से बहुत मजबूत हो गया है। वो सारी गलतफहमी सिर्फ कुछ घंटों में दूर कर दी गई। भारत ने 8, 9 और 10 तारीख की सुबह तक जो जवाब दिया, पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद रखेंगी। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर हमला किया। ये इससे पहले नहीं हुआ था। 1971 में भी हम नहीं कर पाए थे, 65 में भी नहीं कर पाए थे, और 11 एयर बेसेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उनके नाम आपको बताता हूँ: नूर खान, रफ़ीकी, मुरीद, सुक्कूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कर्दू, भोलारी, जकोदाबाद, और इसके अलावा जो है उनके अवाक्स जो थे, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, उनको भी नष्ट कर दिया। तो पाकिस्तान की वायुसेना की पूरी क्षमता को नष्ट कर दिया। अब इन जगहों के महत्व को समझिए। नूर खान एयरबेस जो है उनका, वो रावलपिंडी के करीब है, जहां पाकिस्तान मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। सरगोधा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का केंद्र है, और जकोदाबाद जो है वो वहां पर F-16 और परमाणु हथियारों का स्टोर है। तो इन 3 का महत्व समझिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। पाकिस्तान से किसी भी संघर्ष में, लड़ाई की स्थिति में सबसे बड़ा खतरा क्या रहता था?
भारत को। हम ट्रेडिशनल वॉर में हमको कोई ख़तरा नहीं। हमको मालूम है कि हम 10 बार लड़ेंगे, 100 बार लड़ेंगे, हर बार जीतेंगे। हमारा एयर डिफेंस कितना मजबूत है ये हमको पता था। हमारी नौसेना की ताकत पूरी दुनिया को पता है। तो हमारी सेनाओं की ताकत दुनिया भर को पता है। सिर्फ पाकिस्तान जो है भुलावे में था। लेकिन इन 3 एयर बेसेस पर जो भारत ने हमला किया है उसका नतीजा क्या हुआ? 9 और 10 मई की सुबह 1:44 पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। ये कोई टेक्टोनिक शिफ्ट या भूगर्भीय गतिविधि के कारण नहीं आया। दुनिया की जितनी ऑब्जर्वेटरी हैं जो भूकंप को नापती हैं, उनका पता लगाती हैं, उनमें कहीं इसका ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर सुबह 3:40 पर 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया। क्यों आया ये भूकंप? तो आप ये जान लीजिए कि परमाणु हथियार जो भी देश रखते हैं, जिनके पास भी है, वो कहीं शेल्फ पर ड्राइंग रूम में या कमरे में इस तरह से नहीं रखे जाते हैं। वो ज़मीन से कम 40-50 मीटर नीचे रखे जाते हैं, बंकर बनाकर रखे जाते हैं। और फोर्टिफाइड बंकर होते हैं कि कोई भेद न सके, तोड़ न सके। हमारे ब्रह्मोस ने उस बंकर को जहां न्यूक्लियर हथियार रखे थे उसको भेद दिया। ये जो नींद उड़ी चीन की, अमेरिका की और पाकिस्तान की तो नींद हराम हो गई, वो इसी वजह से। ब्रह्मोस के बारे में जान लीजिए कि ये ऐसी मिसाइल है जो दुनिया में सिर्फ 2 देशों के पास है। हम रूस की मदद से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के आधार पर भारत में इसका निर्माण कर रहे हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि आवाज़ की गति से भी तेज़ चलती है। और इसकी रेंज जो है, मारक क्षमता, जो दूरी है इसकी, जहाँ तक ये मार कर सकती है, 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर। तो पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं है जो हमारे ब्रह्मोस की जद में ना हो। और आपने अभी देखा होगा कि जो है रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में इसके निर्माण फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। वहाँ हम इसका इम्प्रूव्ड वर्जन बना रहे हैं, ब्रह्मोस NG, मतलब ब्रह्मोस न्यू जनरेशन। उसमें इसकी लंबाई थोड़ा कम कर रहे हैं, वेट कम कर रहे हैं। तो भारत और रूस के अलावा दुनिया में किसी देश के पास इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका ने लेट 70s में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें इतनी टेक्निकलिटीज़ थी और कॉस्ट भी इतनी आ रही थी कि अमेरिका ने उस प्रोजेक्ट को अबंडन कर दिया। तो ब्रह्मोस का महत्व इससे समझिए। ब्रह्मोस ने जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार रखे थे, उस बंकर में, उस फैसिलिटी में घुसकर मारा है। इसलिए इस बात की चर्चा बहुत तेज़ हो रही है कि वहाँ क्या न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। अब इसका पता कैसे चलेगा? तो रावलपिंडी में अगले दिन एक जहाज उतरा इजिप्ट से, इमरजेंसी शिपमेंट लेकर। तो इमरजेंसी शिपमेंट क्या था? हथियार थे, गोला बारूद था, क्या था? नहीं, इसमें बोरोन था। ये बोरोन जो है नाइल डेल्टा में बहुतायत में पाया जाता है और ये न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रभाव बहुत कम कर देता है। तो सवाल ये है कि रावलपिंडी में ये क्यों उतरा? अब आप 2 और 2 जोड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों उतरा। एक अपुष्ट खबर ये भी है, अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट आया है जो इस बात का अध्ययन कर रहा है कि इस इलाके में जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार थे वहां कोई रेडिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो किस लेवल का हुआ है। दूसरी बात, सोमवार को हमारा जो स्पेस रिसर्च का संस्थान है इसरो, उसके चेयरमैन ने एक बयान दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी टाइमिंग भी समझिए और उसका महत्व भी समझिए। उन्होंने कहा कि हमारे 1, 2, 3 नहीं 10 सैटेलाइट 24/7 हमारी जो समुद्री सीमा है, हमारी जो वायु सीमा है और हमारी जो थल सीमा है, उसकी निगरानी करते हैं। इसका मतलब आप समझिए कि कोई भी मूवमेंट पाकिस्तान का होगा तो हमें तुरंत खबर लग जाएगी। लेकिन बात इसकी नहीं कर रहा हूँ आज।
बात यह है कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर अटैक के बारे में सोचता है, वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी से, बंकर से अगर परमाणु हथियार निकालता है, तो जैसे ही निकालेगा हमारे सैटेलाइट हमको सूचना दे देंगे और उसी समय उनको नष्ट किया जा सकता है। हालांकि उसमें खतरे भी हैं। खतरा यह है कि निकालने के बाद अगर नष्ट किया तो रेडिएशन ज़्यादा होगा, और रेडिएशन का नुकसान उसको होगा जिसकी तरफ हवा का रुख होगा। अगर भारत की तरफ हवा का रुख है तो भारत को ज़्यादा हो सकता है, अगर हवा का रुख इधर नहीं होगा तो इधर कम होगा, उधर ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे सुरक्षित है कि उसी बंकर में उस हथियार को नष्ट कर दिया जाए। तब भी विकिरण होता है, आसपास होता है। ये समझिए उसी तरह का है जैसे आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, गहरी सुरंग गड्ढा खोद कर जो है उसमें विस्फोट करते हैं और पहले से इंतज़ाम करते हैं। आपको पोखरण का याद होगा, 1998 का। सैकड़ों ट्रक प्याज जो है नासिक और देश के दूसरे हिस्सों से पोखरण पहुंचा था। प्याज भी न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करती है। पाकिस्तान ने इजिप्ट से ये बोरोन मंगवाया। तो अगर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ नहीं है तो इसकी ज़रूरत क्या थी? और ब्रह्मोस के इसी हमले के बाद अमेरिका, चीन, यूरोप सब में जो है चिंता की लहर दौड़ गई। अमेरिका का तो दूसरा मामला है, बल्कि हर जो है देश का दूसरा मामला कहिए। अमेरिका को लग रहा है कि अगर पाकिस्तान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो साउथ एशिया में उसका लेवरेज ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए पाकिस्तान का बचे रहना ज़रूरी है। तो इसलिए पाकिस्तान को बचाने के लिए वो सामने आ गया। चीन को लग रहा है कि भारत को लगातार परेशान रखने, भारत को अशांत रखने के लिए और उसका विकास रोकने के लिए पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है, इसलिए चीन मदद कर रहा है। लेकिन फिर सवाल यह है कि भारत क्यों तैयार हो गया? भारत इसलिए तैयार हो गया कि भारत का जो लक्ष्य था वो हासिल कर चुका था। जितने टेरर के मुख्य केंद्र थे, ट्रेनिंग कैंप हो या जो है लॉन्च पैड हो, सब नष्ट कर दिए, बड़े बड़े टेररिस्ट मार दिए। और उसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि, उसके दो हिस्से हैं। पहला, पाकिस्तान के जो 11 एयर बेस हैं उनको नष्ट कर दिया। पाकिस्तान किसी तरह की एयर स्ट्राइक करने की हालत में नहीं रह गया है, और जिन जगहों से मिसाइलें चली, ड्रोन चले या जो है फाइटर एयरक्राफ्ट उड़े, उनको और बुरी तरह से नष्ट किया है कि जल्दी रिपेयर भी ना हो पाए। तो दूसरा लक्ष्य हासिल कर लिया। और तीसरा मैंने बताया कि ब्रह्मोस ने जो किया, जो न्यूक्लियर हथियार जहां रखे हुए थे, इन 11 में सबसे महत्वपूर्ण नूर खान जो रावलपिंडी में है, सरगोधा और जकोदाबाद, इन 3 के नष्ट होने से पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान को मालूम है जिस तरह से युद्ध विराम की घोषणा हुई वो शायद भारत के लिए अच्छा नहीं हुआ। वो जो समस्या हुई वो डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी के कारण, जल्दी से जल्दी श्रेय लेने के कारण। भारत सरकार की ब्रीफिंग में, हमारी तीनों सेनाओं की जो ब्रीफिंग होने वाली थी फॉरेन सेक्रेटरी के साथ शाम को, उसमें इसकी घोषणा होती तो स्थिति थोड़ा जो है अलग दिखती। लेकिन ट्रंप की जल्दबाजी ने और श्रेय लेने की उनकी होड़ ने जो है वो माहौल थोड़ा सा ख़राब कर दिया। लेकिन आप समझ लीजिए कि भारत ने जब ये एक्शन शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, तब उसका जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा हासिल कर लिया है। तो भारत के लिए सीज़ फायर जो है उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नुकसान भी नहीं था। लेकिन और भारत ये भी जानता है कि पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। ये जो हमको लगता है कि हम मौका चूक गए, इस समय ख़त्म कर सकते थे, तो पाकिस्तान मानेगा नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। तो उसकी प्रवृत्ति जो है वो उसको युद्ध करने के लिए उकसाती रहेगी। और आप मान कर चलिए कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान फिर से एक आतंकवादी हमला
करने की कोशिश करेगा, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में। ये जो हैवी शेलिंग हो रही है LOC पर, ये बहाना है आतंकवादियों को घुसाने का, उसके ज़रिए घुसाने की कोशिश हो रही है। तो पाकिस्तान कभी बाद नहीं आएगा। पाकिस्तान जब तक है अस्तित्व में तब तक वो रुकने वाला नहीं है। ये बात भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमारी फ़ौज के लोगों को, अधिकारियों को, सबको मालूम है। तो अवसर की कोई कमी नहीं होने वाली है और ये अवसर जल्दी ही आने वाला है, ये आप मान कर चलिए। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठ के। झूठ का डंका बजा रहे हैं कि हम जीत गए। अरे क्या जीत गए? बालाकोट में तो हम कोई तस्वीर दिखा नहीं पाए थे, लेकिन अब तो ये जो 11 के 11 एयरबेस हैं उनको किस तरह से नष्ट किया है उसकी सैटेलाइट इमेज है, पूरी दुनिया ने देख लिया। और विस्तार से हमारे जो है सैन्य अधिकारियों ने बताया। DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन, तीनों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाया गया। तो पूरी दुनिया के सामने हमने सारे प्रमाण रख दिए। पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ है उसकी टूटी हुई मिसाइलें जो हमारे खेतों में गिरी हैं वो है। और उसको पहली बार ब्रह्मोस की ताकत का अंदाज़ा हुआ है। पहली बार भारत के एयर डिफेंस का अंदाज़ा हुआ है। तो पाकिस्तान खुद तो, उनके जो सेना प्रमुख है उनके बड़बोलेपन के कारण खुद तो जो है अधमरी स्थिति में आ ही गया है, और उससे ज़्यादा नुकसान किया है चीन का। उसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो इस पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन सिंदूर की जो 4 दिन की उपलब्धि है, मेरा मानना है कि उसको अगर एक वाक्य में कहना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालिया नाग के फन को कुचल दिया है। कालिया नाग से मेरा मतलब क्या है आप समझ गए होंगे, इतनी देर जो बात बताई है। ये उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ था वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अब पाकिस्तान की फ़ौज और उनकी सरकार न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की बात सपने में भी नहीं सोचेंगे। सपने में भी अगर सोचने की कोशिश की, इसका सपना भी देखने की कोशिश की तो बिस्तर से गिर पड़ेंगे। ये है सिर्फ 4 दिन की उपलब्धि, और ये इसलिए हो सकी कि दुनिया और देश के अंदर से विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से S-400 खरीदा और फ्रांस से राफेल खरीदे, और अपना जो एयर डिफेंस की आकाश प्रणाली है उसको विकसित किया, और सेना के तीनों अंगों को उसको प्रयोग के लिए दिया गया। ये सब पिछले 11 सालों में हुआ है। ये जो मेक इन इंडिया जिसका मजाक उड़ाया जाता था, ये आज मेक इन इंडिया के कारण हम विजयी दिखाई दे रहे हैं, विजयी हुए हैं। जिस तरह की जीत हुई है, इस तरह की जीत हम 65 और 71 में भी नहीं हासिल कर पाए थे। बस फ़र्क इतना है कि हमने किसी टेरिटरी पर पाकिस्तान की कब्जा नहीं किया, यहाँ तक कि POK पर भी कब्जा नहीं किया। लेकिन ये अगर इस लड़ाई को 3 हिस्सों में बांट कर देखा जाए, साइकोलॉजिकल वॉर, मिलिट्री वॉरफेयर और पॉलिटिकल वॉर, तीनों में देखें तो तीनों में भारत बड़े पैमाने पर उसने विजय हासिल की है। और ये सिलसिला रुका नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। भारत सरकार की एक बात को याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सेनाएं सन्नद्ध हैं। रविवार को जो ब्रीफिंग हुई उसमें हमारे डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस ने जो बात बताई कि कराची पर हमारी नज़र थी, कराची हमारी जद में था। तो इससे पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए, हमको आपको तो समझना ही चाहिए कि हमारी फ़ौज जो है
ये न तो 65 की है, न 71 की है, न 99 की है और न ही 2019 की है। इसकी मारक क्षमता और रक्षात्मक क्षमता दोनों में पता नहीं कितने गुना का अंतर आ गया है। तो केवल युद्ध विराम के तरीके पर और समय को लेकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने जो हासिल किया है 4 दिनों में, दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है, चाहे जितना शक्तिशाली हो, चाहे जितना जो है हथियार और आर्थिक रूप से संपन्न हो। रूस जैसा देश 3 साल से यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल जैसा देश 1.5 साल से हमास से लड़ रहा है, तब भी वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए जो हमने 4 दिन में कर ली। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।